स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने बायोलॉजी का डीजे। बच्चों, हम जानते हैं कि बहुत जल्दी हमारे लिए ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर अप्रोच कर रहा है। एग्ज़ाम आपका 19 मार्च है और उसकी तैयारी के लिए लगातार मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और आपको बायोलॉजी के चैप्टर्स को आसान बनाना और साथ के साथ किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उनके साथ आपको रिलेट करना, ये कोशिश हमारी पिछले 3-4 दिन से चल रही है और इसी कोशिश में आज फिर हम जुड़े हैं और आगे चैप्टर 1 यानी कि आपका पॉलिनेशन पर हम पहुंच गए थे। क्लिस्टोगैमस तक कल हमने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया था और इसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं उस वैल्यू को भी हम समझ रहे थे। अब इसमें आगे चलते हैं। देखिए, गिटोनोगैमी ये बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स टू स्टिग्मा of different flower of different plant and that is the, और ये जेनेटिकली बेसिकली अब आप एक गिटोनोगैमी में एक चीज और ध्यान रखिएगा। ये एक बात पहले गिटोनोगैमी की कर लेते हैं फिर जीनोगैमी पर आएंगे कि गिटोनोगैमी क्या है, प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है। तो यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है एंड दैट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होता है। सो दैट इन्वॉल्व पॉलिनेटिंग एजेंट। और दूसरा दैट इज जेनेटिकली इज सिमिलर टू ऑटोगैमी क्योंकि सेम प्लांट से ही पॉलन ग्रेन आ रहा है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपका गिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली इज ए ऑटोगैमी। तो जस्टिफाई, तो आप लिखेंगे फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन एज इट इन्वॉल्व्स पॉलिनेटिंग एजेंट और दूसरा फंक्शनली दैट इज जेनेटिकली ऑटोगैमी बिकॉज दैट हैविंग द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द सेम प्लांट। कोई वेरिएबिलिटी नहीं है। अब इसके अंदर हमें यह महसूस होता है कि भाई वेरिएशंस, अब ये दूसरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कि अगर हम वेरिएशन की बात करें तो ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी में किसमें वेरिएशन ज्यादा होंगे? तो वेरिएशन रिमेन सेम। वेरिएशन का कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लांट तो सेम ही है। तो इसलिए ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये लगेगा कि भाई ये तो पॉलिनेटिंग एजेंट का यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, जबकि ये केवल फ्लावर बदला है, प्लांट सेम है। तो इसलिए वेरिएबिलिटी इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड फ्रॉम ऑटोगैमी। So that is very very important point that need to discuss here. अब next देखिए जीनोगैमी। जीनोगैमी is the best for variation, maximum variation क्योंकि pollination brings genetically different type of pollen grains to stigma. Stigma और pollen grain दोनों बिल्कुल genetically एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए जीनोगैमी के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर बेस्ट चांसेस हैं टू डेवलप वेरिएशन। नेक्स्ट देखिए जी, अब यहां पर फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में। आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों कि देखिए दो तरीके के होते हैं, ये तो कॉमन बात है। अब जो आपका एबायोटिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम प्लांट यूज करते हैं, यानी कि वाटर और विंड से के थ्रू पॉलिनेशन दैट इज वेरी फ्यू। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स, ओनली अ स्मॉल पोर्शन, बहुत छोटा सा हिस्सा ही केवल
एबायोटिक एजेंट्स को यूज करता है। तो ये एमसीक्यू के लिए आपका फेवरेट हो सकता है, दैट कैन बी आस्क्ड फॉर एमसीक्यू। तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर दूसरा एमसीक्यू के लिए पॉइंट के pollen grains coming in contact with stigma is a chance factor in wind and water pollination, that is second source of MCQ। कि भाई देखिए विंड एंड वाटर जो है वो पॉलन ग्रेन्स को बहाकर ले जाने के लिए ही तो नहीं हवा बह रही है या पानी बह रहा है, तो वो तो एक बाई चांस है कि मान लीजिए जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है या जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में सेम विंड और वाटर भी मूव कर रहे हैं, तो इसलिए दैट्स अ चांस फैक्टर। अब यहां पर फिर तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अब इस चांस फैक्टर के लिए अब अनसर्टेनिटीज ज्यादा है, अनसर्टेनिटीज की और जिसकी वजह से एसोसिएटेड लॉस भी पॉलन्स का बहुत ज्यादा होगा। तो इन दोनों बातों के लिए फ्लावर्स प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन कहीं ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं इफ वी कंपेयर विद द नंबर ऑफ ओव्यूल्स। तो दैट इज द third portion from where MCQ can be asked from this particular paragraph। तो यहां से आपके 3 तरीके के क्वेश्चन MCQ बेस्ड बन सकते हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छे तरीके से इसको वैल्यू देनी है। नथिंग विल कम आउट ऑफ द NCERT, ये अच्छे तरीके से आप समझ लें, कुछ भी NCERT से बाहर नहीं आना है, बस उसको आपको फेस करना है। अब इसके ऊपर देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। भाई आपको इस तरीके से दिखा दिया कि एक में ये आपको एक फ्लावर दिखा दिया और यहां पर एक इंसेक्ट दिखा दिया, ये आपको इंसेक्ट दिखा दिया एक फ्लावर में, ठीक है जी। और एक फ्लावर को, ये एक फ्लावर आपका बनाया गया और इस फ्लावर में ये आपने दिखा दिया इसको, और ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पानी के ऊपर तैरते हुए आपको दिखा दिए, ठीक है जी। ये आपका वाटर बना लिया आपने, और आपसे पूछ लिया गया, क्वेश्चन ये बनाया गया कि आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, दिस इज प्लांट ए, दिस इज प्लांट ए बी, सो अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज हाई। तो अब क्वेश्चन आपका ए होगा या बी होगा, अब सिंपल सी बात है, दैट इज बी। विंड दे देंगे तब बी। अब जो आपका चांसेस हैं वो पर्टिकुलरली इंसेक्ट पॉलिनेशन में कहीं ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू वाटर एंड विंड। तो इस तरीके से ये आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट हैज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट एंड वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, आगे की तरफ चलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और जिसको हम कहते हैं पॉलिनेशन बाय विंड। अब ये आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉर्न कॉब, भुट्टा। कॉर्न कॉब का ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है भुट्टे का, और इसमें जितने भी आप ये ब्राउन कलर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखते हैं, दीज आर टेसल्स। क्या है ये? टेसल्स हैं। और ये टेसल्स क्या करते हैं? दीज टेसल्स रिप्रेजेंट्स स्टिग्मा एंड स्टाइल। ये स्टाइल और स्टिग्मा को रिप्रेजेंट करते हैं एज दे वेव इनटू द विंड। ये जैसे हवा में वेव करते हैं, दे ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स। तो ये पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर लेते हैं। तो दैट इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो अभी तक इसके बेसिस पर पूछा गया है। अब यही डायग्राम दे दिया आपको, ये कह दिया कि ये कह दिया x, व्हाट इज x एंड व्हाट x रिप्रेजेंट्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ x। इसी तरीके से अब दूसरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछा जा सकता है वो है आपका, इसके अलग अलग आपका आपसे कह दिया कि भाई जस्टिफाई
the structural changes in wind pollinated plants with respect to pollen grains, stamen, आपका ओव्यूल, ठीक है, एंड इस तरीके से आपसे इनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लिए। अब देखिए जी, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं, इनके अंदर ये स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं। किसके लिए, क्या चीज इनके अंदर डेवलप करनी है, सो दैट दे कैन इजीली ट्रांसपोर्ट इन द विंड करंट, तो इनके लिए ये बदलाव किए गए हैं। तो ये इस तरीके से आपको कॉम्पिटेंसी यानी कि रीजन आउट करने के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। इसी तरीके से स्टेमन्स जो हैं वो वेल एक्सपोज्ड बनाए गए हैं। स्टेमन्स के अंदर औरों से क्या चेंज किए गए हैं विंड पॉलिनेटेड में, देखिए दीज आर वेल एक्सपोज्ड। वेल एक्सपोज्ड का फायदा क्या है, ताकि ये आसानी से हवा में इस तरीके से डिस्पर्स हो सके। अब जब हवा में झूलेंगे ये, तो उनसे जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो आसानी से डिस्पर्स हो जाएंगे, निकल जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टिग्मा जो है वो लार्ज ऑफन फेदरी है, ये स्ट्रक्चरल चेंज हुआ। अब क्यों हुआ, टू इजीली ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स, ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को इजीली ट्रैप कर सकें। अब नेक्स्ट देखिए यहां पर फिर बड़ा इंपॉर्टेंट सिंगल ओव्यूल होता है, ताकि ईच ओवरी, और बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस, बहुत सारे फ्लावर्स मिलकर एक पूरा गुलदस्ता सा बना लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, ट्रैपिंग आसान हो जाएगी और साथ ही साथ अब इसमें चांसेस ऑफ पॉलिन आपका फर्टिलाइजेशन बढ़ाने के लिए, सीड एश्योरेंस बढ़ाने के लिए कि बहुत सारों पॉलन ग्रेन में से कोई तो ट्रैप आपका सिंगल ओव्यूल की तरफ अप्रोच करेगा, तो इसलिए इस तरीके के ये क्वेश्चन इस पर आपके बन सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए जी, अब पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लगभग अब इसमें देखिए एमसीक्यू बेस पर यहां पर भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि केवल 30 जेनरा हैं, वो भी ज्यादातर मोनोकॉट्स हैं। तो ये एमसीक्यू के लिए फेवरेट हो जाता है कि भाई आप देखें एंजियोस्पर्म्स में और में तो डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स होते हैं, और डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में भी 30 जेनरा में ही केवल होता है, और उनमें भी मोनोकॉट का रेशो ज़्यादा है। इसके अलावा आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि भाई ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और एल्गी, ये जितने भी हैं इनके अंदर इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है। क्यों लिमिटेड होता है, क्योंकि इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 100% पानी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेल गैमीट आपने पढ़ा था ऊगैमस टाइप का, इनके अंदर मेजॉरिटी में जो भी थोड़ी सी भी हायर जिसके अंदर इवोल्यूशन है, तो उसमें आप देखेंगे कि इनमें भी टेरिडोफाइट्स में भी और ब्रायोफाइट्स में भी दोनों में ऊगैमस टाइप का है, क्योंकि इनके अंदर जो मेल गैमीट होता है एंथ्रोजॉइड्स, वो वाटर के थ्रू मूव करता हुआ फीमेल गैमीट तक यानी कि एग तक पहुंचता है। तो अगर पानी नहीं होगा तो गैमीट का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, और गैमीट का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पर वाटर पॉलिनेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, एंड दैट इज हाइड्रोफिली। अब हम वाटर पॉलिनेशन बाय वाटर की बात करते हैं, और यहां पर 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वाटर पॉलिनेशन के जो आपको ध्यान में रखने हैं हर हालत में। वन इज एपी हाइड्रोफिली, सेकेंड इज हाइपोहाइड्रोफिली,
hypohydrophily, and third is, that's a exception, के flowers are aquatic plants are there, but pollination is carried out by wind और insects। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, विंड और इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, लेकिन है एक्वाटिक प्लांट्स। अब इनके एग्जाम्पल हो गए जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली और वाटर हैसिंथ। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सेप्शन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर आपका बन सकता है बच्चों, जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से एपी हाइड्रोफिली, एपी मीन्स अबव, हाइड्रो मीन्स वाटर, दैट मीन्स एट द सरफेस ऑफ वाटर, एट द सरफेस ऑफ वाटर। So for this example we have Vallisneria। ये इसका एग्जाम्पल होगा जिसके अंदर पानी की सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन होता है। हाइपो मीन्स बिलो और हाइड्रो मीन्स वाटर, दैट मीन्स बिलो और इनसाइड वाटर। पॉलिनेशन जो है वो अंदर होता है, दैट इज इन सी ग्रासेस। और इसमें एक एग्जाम्पल जॉस्टेरा इज द सी ग्रासेस के अंदर एक पिकुलर एग्जाम्पल हो गया, जिसके अंदर पानी के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो सरफेस के ऊपर आपका रिलीज किए जाते हैं और वो पानी के बहाव के अगेंस्ट। अब यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड पोजीशन क्या है, वो ये है कि इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज क्या है। सिमिलैरिटीज ये हैं कि दोनों के अंदर पैसिवली जो आपका पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स वो पैसिवली फ्लोट करते हैं, दे फ्लोट पैसिवली, यानी कि वाटर करंट के अगेंस्ट ये फ्लोट करते हैं दोनों में ही। बस डिफरेंस क्या है, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दैट इज बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। इसके अलावा हाइड्रोफिली के अंदर आपका रिबन शेप्ड होते हैं पॉलन ग्रेन्स, रिबन शेप्ड पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिबन शेप्ड होते हैं। समझ में आ रही है बात। और दोनों में ही एक सिमिलैरिटी और है, और वो ये है कि म्यूसिलेज कवरिंग इनके अंदर होती है प्रिवेंट फ्रॉम वेटिंग। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आपसे पूछ लिया कि भाई क्वेश्चन आ गया कि बोथ जॉस्टेरा एंड वेलिस्नेरिया पॉलिनेटेड थ्रू वाटर, justify the similarity and differences among them। कि वो पॉलिनेशन दोनों में ही वाटर से हो रहा है, फिर भी इनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या है और इनमें डिफरेंसेस क्या है। या बोथ हैव द पॉलिनेशन थ्रू वाटर, स्टिल दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो जस्टिफाई। तो अब ये क्या हो गया, क्वेश्चन आपका थिंकेबल हो गया, सोचने वाला हो गया। आप ये एकदम ये ही नहीं कि रटकर आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, यू हैव टू लिटिल थिंक ओवर इट टू मेक द स्ट्रेटजी हाउ टू आंसर द क्वेश्चन। अब इसी बेसिस को अब देखिए आपकी बुक में भी सेम उसी प्रोपोर्शन के साथ दिया हुआ है जो भी मैंने आपके सामने बात रखी। देखिए जी यहां पर आपको दिया हुआ है, ये रहा कि नॉट, देखिए एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ तक तो हम इसको डील कर चुके हैं। तो देखिए कि सम
एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स वेलिस्नेरिया हो गया, हाइड्रला हो गया, ये फ्रेश वाटर है, ये फ्रेश वाटर में। तो एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसके बेसिस पर भी बन सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनेशन जनरली वी हैव इन फ्रेश वाटर प्लांट्स। तो जनरली फ्रेश वाटर में क्या होता है आपका, एपीहाइड्रोफिली होता है, जनरली एपीहाइड्रोफिली यानी कि ऑन द सरफेस। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इन वेलिस्नेरिया फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर्स और pollen grains आर रिलीज्ड टू द सरफेस ऑफ वाटर, दे कैरिड पैसिवली। अभी बताया था मैंने आपको वाटर करंट्स, सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर्स एंड द स्टिग्मा और दैट इज एपीहाइड्रोफिली। अब दूसरा आता है जी हमारा हाइपोहाइड्रोफिली, दैट इज इन अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट्स सी ग्रासेस जोस्टेरा, फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज, डूबे हुए होते हैं पानी के अंदर, pollen grains रिलीज कर दिए जाते हैं इनसाइड द वाटर, pollen grains in many such species long ribbon like और कैरिड पैसिवली। तो आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन चीज क्या है, चाहे हम इसकी बात करें और इसकी बात करें, दोनों में पैसिवली फ्लोट कर रहे हैं इनसाइड द वाटर। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन, सो दैट इज हाइपोहाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। और इसके अलावा तीसरा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो ये रहा कि जैसे वाटर हैसिंथ है और वाटर लिली है, फ्लावर्स emerge from the level of water and pollinated by insect और wind। इनके नाम से हमें धोखा हो जाता है कि वाटर लिली, वाटर हैसिंथ, कि भाई ये तो पानी के हैं तो पानी से ही इनका पॉलिनेशन होता होगा थ्रू वाटर। तो यहाँ पर बिल्कुल अलर्ट रहना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है कि इनके नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वाटर लिली, वाटर हैसिंथ भले ही पानी के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, लेकिन इनके अंदर पॉलिनेशन इंसेक्ट और विंड से होता है। इसके अलावा इनके अंदर एक और सिमिलैरिटी जो भी मैंने आपको बताया था, इन मोस्ट ऑफ द वाटर pollinated species pollen grains are protected from wetting by mucilage covering, so that is also a competency based question, MCQ बनकर आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए जी, अब यहां पर एक और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये कि बोथ wind and water pollinated flowers are not colorful, do not produce nectar। देखिए भाई, कलरफुल होना दैट इज शोई और नेक्टर, या तो ये दोनों ही काम किस लिए हैं, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। तो वहां इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है जो कि बायोटिक है, उनके साथ फीलिंग जुड़ी हुई है, उनको कुछ लालच दोगे तभी वो आप प्लांट की तरफ अप्रोच करेंगे। लेकिन विंड और वाटर के साथ तो भैया दैट्स अ चांस फैक्टर, तो उस चांस फैक्टर के हिसाब से उनके अंदर चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पर दोनों के स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस एक दूसरे से क्वाइट डिफरेंट है, क्योंकि उनकी जो अप्रोच है पॉलिनेशन के लिए वो अलग अलग है, वो डिफरेंट है। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन एक यहाँ पर ये भी बन सकता है आपसे कि देखिए ये डायग्राम बेस्ड आपको क्वेश्चन दे दिया, दैट इज अनदर काइंड ऑफ CBQ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कि ये आपको डायग्राम दे दिया, पहला क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट दिस डायग्राम रिप्रेजेंट। अब आप देख रहे हैं कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ऊपर पहुंच गए, तो दैट इज शोइंग एपीहाइड्रोफिलिक। तो अब आज की तारीख में इस तरीके के क्वेश्चंस के चांसेस ज़्यादा हैं। अब आप देख रहे हैं स्टिग्मा सबमर्ज्ड है, लेकिन स्टिग्मा है एट सरफेस ऑफ वाटर, स्टिग्मा इज एट सरफेस ऑफ वाटर, और जो ये पॉलन ग्रेन्स हैं वो पैसिवली फ्लोट करते हुए स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, फीमेल फ्लावर तक, एंड दे ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। अब यहाँ पर इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स के बारे में बता रहे हैं। ये इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स में आप देखेंगे तो बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, एंड्स, मॉथ, बर्ड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है
सनबर्ड और हमिंग बर्ड, दो इस ये दीज टू काइंड्स ऑफ बर्ड्स विच आर मैक्सिमम यूज्ड इन पॉलिनेशन। इसी तरीके से बैट्स भी पॉलिनेशन करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से अब इन सभी जितने भी एनिमल्स की आपको अलग अलग ग्रुप्स दिए हैं, सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन के लिए यूज इंसेक्ट्स होते हैं। सो दीज आर द मोस्ट बीज, उनमें भी बीज जो हैं इंसेक्ट में भी, इन सब में तो इंसेक्ट और इंसेक्ट में भी सबसे ज़्यादा बीज जो कि पॉलिनेटिंग डोमिनेटिंग एजेंट्स है। अब इसके अलावा लीमर्स, प्राइमेट्स भी, आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स जैसे स्क्वायरल, ठीक है जी, और इवन रेप्टाइल्स, जीको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड, तो ये सब दिमाग में रखने हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। इनके बेसिस पर आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट फिर आता है कि भाई आपसे ये डायग्राम दे दिया गया और इससे आपसे ये आप देख रहे हैं, दैट्स अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स, आपको ये बता रहा है, ये इंसेक्ट दिखा दिया एक, तो अब ये पूछ लिया कि व्हाट काइंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज शोइंग इन दिस, या इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस इनके अंदर क्या हुए हैं। जैसे हमने विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस पढ़े थे, उसी तरीके से इनके अंदर क्या है, इनके फ्लावर्स लार्ज हैं, कलरफुल हैं, फ्रेगनेंट है और रिच इन नेक्टर है। तो ये चार इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द स्ट्रक्चरल डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ विंड और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो फ्लावर्स आर लार्ज, फ्लावर्स आर कलरफुल, फ्लावर्स आर हैविंग द फ्रेगनेंट एंड दीज आर रिच इन नेक्टर। अब दूसरा इसमें कि व्हेन फ्लावर्स आर स्मॉल देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, तो देन अ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस टू मेक कॉन्स्पिक्यूअस। तो वो मिलकर एक साथ बड़ा रूप ले लेते हैं ताकि दूर से ही इंसेक्ट्स को ऑब्जर्व हो सकें, क्योंकि इंसेक्ट्स की आंखें बहुत बेहतर नहीं होती हैं, तो इसलिए उनका ऑब्जर्वेशन बेहतर करने के लिए दैट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट, ये बहुत जरूरी है, बन जाता है, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। अब देखिए एनिमल्स को लालच देने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, फ्लावर्स क्या करते हैं, ये कि फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट हों, इसलिए उनके पास स्पेशल फ्रेगनेंस होती हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट, जो आपका फ्लाइज और बीटल्स हैं, ये बदबू से अट्रैक्ट होते हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू के लिए। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, जनरली जितने भी और इंसेक्ट्स हैं वो सब खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स की तरफ, नेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बीटल्स और फ्लाइज आपका बैड ऑर्डर, फॉल ऑर्डर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बदबू की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब एनिमल्स अपना विजिट बार बार करें, इसके लिए क्या है, तो इसके लिए फ्लोरल रिवार्ड, लालच देते हैं प्लांट से, ये फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो लालच है आपका दो, या तो नेक्टर या पॉलन ग्रेन्स। इनके बेसिस पर, इनके थ्रू बार बार प्लांट, अब देखो जो इंसेक्ट्स हैं वो पॉलन ग्रेन्स और नेक्टर को यूज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, उनको खाने पीने के लिए उनको अप्रोच कर रहे हैं फ्लावर्स को, पॉलिनेशन के लिए उनका कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर एक बड़ा अच्छा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि आपका बीज विजिट फ्लावर टू फ्लावर for sake of pollination, justify this statement. Again I am saying कि bees visit flower to flower to achieve pollination.
डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? जस्टिफाई। अब ये आपसे इस तरीके से ये 2 नंबर में पूछ लिया गया, या ये 1 नंबर में पूछ लिया गया। किसी भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट दे दिया, 1 नंबर के 2 चीजें पूछ ली आपसे। तो ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का तो लायक इसमें कुछ है नहीं ऐसा, तो 1 मार्क में ये आपसे पूछ लिया गया। तो क्या आंसर देंगे भाई? देखो इसका सिंपल सी वैल्यू क्या है, वो ये चेक करना चाहता है कि आपने इसको कॉन्सेप्ट को समझा है कि भाई जो बीज हैं वो बीज फ्लावर टू फ्लावर अप्रोच करती हैं नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स के लिए, फ्लोरल रिवार्ड्स के लिए, ना कि पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन तो अनविलिंगली हो जाता है। कैसे? देखिए कि द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एंथर्स एंड द स्टिग्मा. The body of the animals get a coating of pollen grains which are generally sticky in animal pollinated flowers. When the animals carrying pollen on its body come in contact with the stigma, that brings about pollination. तो ये पॉलिनेशन करे, इसलिए फ्लावर उसको अट्रैक्ट करता है, फ्लोरल रिवार्ड देने का उसको लालच देता है, और उस लालच की वजह से जो प्लांट है, जो बी है या कोई भी इंसेक्ट है, वो प्लांट की तरफ अप्रोच करता है। और यहाँ पर इसके अलावा एक और आपका CBQ आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपको कह दिया कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप थ्रू अ फ्लो चार्ट। तो आप क्या यहां से स्टार्ट करेंगे आप? ठीक है जी। फॉर हार्वेस्टिंग फ्लोरल रिवार्ड्स ब्रैकेट में नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर, एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एंथर्स एंड स्टिग्मा। दिस इज फर्स्ट। उसके बाद दूसरा आपका ये बनेगा द बॉडी ऑफ द एनिमल्स गेट कोटिंग, ये दूसरा हो गया, और ये हो गया जी आपका तीसरा। और इस तरीके से ये एक फ्लो चार्ट के बेसिस पर आपसे पूछा जा सकता है, या आपको इनमें ये क्वेश्चन मिल सकता है, दैट इज ऑफ 3 मार्क्स। सो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट जो आता है, ये फिर आपके लिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये आपका ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को भी जोड़ रहा है। तो इसलिए 2 अलग अलग कंसेप्चुअल अप्रोच, 2 अलग अलग चैप्टर्स इसके साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि दैट इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। तो ये म्यूचुअलिज्म है भी है, साथ के साथ ये पॉलिनेशन के लिए भी वैल्यू दे रहा है। तो ये 2 चीजें आपको, 2 कॉन्सेप्ट एक साथ मर्ज हो रहे हैं। म्यूचुअलिज्म ये है क्योंकि दोनों इक्वली बेनिफिशियल हैं एक दूसरे के लिए, यक्का प्लांट और आपका मॉथ। प्लांट क्या दे रहा है? ओवी पोजीशन दे रहा है, ओवरी के अंदर यक्का अपनी जगह दे रहा है मॉथ को अंडे देने के लिए। ये रहा कि द मॉथ deposit its eggs in the locule of the ovary and the flower in turn gets pollinated by the moth। पहला। दूसरा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि the larvae of the moth comes out of the egg as seed starts developing। तो दोनों एक दूसरे की कद्र कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि भाई आपसे इसमें पूछा जाए कि भाई that's relationship of species of moth and yucca plant is a good example showing mutualism as well as pollination। justify। अब आपसे ये 2 नंबर में पूछ लिया, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया। अब म्यूचुअलिज्म में आप बताएंगे कि भाई देख
कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, दोनों ही अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है जी। दूसरा, अब इसके अलावा यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट आता है, टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप। टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक तरीके की यक्का की स्पीसीज, एक ही तरीके उसी मतलब कि एक सिमिलर स्पीसीज, जो एक स्पीसीज आपका मौत की यक्का के लिए बनी हुई है, एक पर्टिकुलर यक्का स्पीसीज के लिए, जैसे कि यक्का के लिए एक ए स्पीसीज है सपोज कीजिए, और जो बी स्पीसीज है वो मौत की है, तो ये ए और बी एक दूसरे के लिए है। अब मान लीजिए कोई सी स्पीसीज मौत की आ जाती है ए के लिए, यक्का के लिए, इट विल नॉट वर्क। समझ में आ रही है बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ सकता है, को इवोल्यूशन और को एग्जिस्टेंस, जो आपसे इसके साथ पूछा जा सकता है कि अगर यक्का के अंदर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उसके हिसाब से जो आपका मौत है उसको भी चेंजेस करने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर मौत में कुछ चेंजेस होते हैं तो आप पॉलिनेशन को डेवलप करने के लिए, लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए डेफिनेटली यक्का भी अपने अंदर चेंजेस करेगा। तो ये एक हिंदी की कहावत है, तू डाल डाल में पात पात, यानी कि जैसे जैसे चारों उसके पॉलिनेटिंग एजेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, मौत के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से यक्का चेंज करेगा, और अगर यक्का में चेंज हो रहे हैं, प्लांट के अंदर चेंज हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से पॉलिनेटिंग एजेंट अपने अंदर चेंजेस करेगा। तो अब देखिए कितने सारे CBQ बेस के क्वेश्चंस का आउटपुट, एक नीड मैंने आपको समझाई बताई जिनके ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हर चैप्टर को इसी तरीके से बच्चों बड़े ध्यान से रिलेट करना पड़ेगा आपको, हर टॉपिक को, अगर आपको बढ़िया मार्क्स गेन करने हैं। आएगा सब NCERT से, लेकिन फ्लेवर के साथ आएगा। अब उस फ्लेवर को समझना ही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फिर ये एक बहुत बेहतरीन आपका ये टॉपिक है जिसके जबरदस्त चांसेस हैं इस साल बोर्ड में आने के। ये 100% आप मानकर चलिए कि इस साल इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। आपको चाहे आपका 2 मार्क्स का मिले, 3 मार्क्स का मिले, और इवन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी इसके ऊपर आपको मिल सकता है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अब देखिए जी, बेसिकली आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बेसिकली आर द एडेप्टेशन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, कि वो बाइसेक्सुअल रहने के लिए, अब जैसे अब हम नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में बाइसेक्सुअल में क्या है? नॉर्मल कंडीशन के अंदर बाइसेक्सुअल के अंदर सबसे इजीएस्ट काम क्या है? ऑटोगेमी। लेकिन 4 to 6 जनरेशन तक लगातार ऑटोगेमी होती रहेगी तो एक समय ऐसा आता है कि वेरिएशंस होने कम हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसकी वजह से एडेप्टेबिलिटी, सर्वाइवेबिलिटी और आपका लॉस ऑफ विगर और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, ये सारी चीजें फ्लावर लूज करने लगता है, प्लांट लूज करने लगता है। अब जब यही सारी चीजें लूज करने लगेगा तो प्लांट सरवाइव कैसे करेगा? वो अपने आगे जनरेशन को इफेक्टिव कैसे बनाएगा? इसलिए धीरे धीरे ये इवोल्यूशनरी चेंज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर होने शुरू हुए, जिन्होंने इन चेंजेस ने प्लांट को एबल बनाया, प्लांट को मजबूत बनाया to avoid self pollination and to enhance cross pollination. तो such devices are named as outbreeding devices. तो यहां पर अभी तक मैंने 2 चीजों की बात की कि भाई what is inbreeding depression या what
leads to continued self pollination up to 4 to 6 generation, so that leads to inbreeding depression. Inbreeding depression का मतलब क्या है? that is reduction in variations. अब reduction in variations leading to reduction in adaptation, that leads to आपका survivability, and that reduce the population of that particular plant. तो अब कौन प्लांट ये चाहेगा? हर कोई अपने एनवायरमेंट में, अपने रीजन में अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहता है। ये हर किसी ऑर्गेनिज्म का मेन पर्पस होता है, और इसी पर्पस के लिए रिप्रोडक्शन होता है, और उसी चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। तो अब उन्होंने अपने अंदर जो ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स या आपका हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स, जिन्होंने बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी अपने अंदर ऐसे चेंजेस किए जिसकी वजह से उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कम हो गए और क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ते चले गए। अब क्या है ये चेंजेस? देखिए जी, ये चेंजेस हैं, हम बात कर रहे हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है जी। अब इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, सबसे पहले कि भाई नॉर्मल क्या है और एडेप्टेशन क्या हुआ। नॉर्मल अभी तक हमने पढ़ा कि आपका होमोगैमी, ये हमने नॉर्मल पढ़ा, दैट मीन्स सिंक्रोनी। होमो मीन्स सेम, और गैमी मीन्स यहां पर मैच्योरिटी से है। दैट मीन्स स्टिग्मा एंड pollen mature at same time, या दूसरा स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड pollen release at same time, और तीसरा आपका एक और चीज के स्टिग्मा एंड पॉलन लाई क्लोज कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, लाई क्लोज टू ईच अदर। ये नॉर्मल चीज है, और ये सारी चीजें क्या, दैट लीड्स टू ऑटोगैमी, जो हम अभी तक पढ़कर आ चुके हैं। अब प्लांट बना स्मार्ट, और प्लांट ने अपने अंदर झांक कर देखा, अपने अंदर उसने विजिट किया, और उसने एडेप्टेशन लाया कि भाई बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी मैं अपने आप को क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कैसे एडेप्टेड बना सकता हूं। तो उसने अपने अंदर चेंजेस किए डाइकोगैमी के। अब डाइकोगैमी क्या है? डाइको मीन्स डिफरेंट, और गैमी मीन्स वही मैच्योरिटी। तो यहां पर डिफरेंट मैच्योरिटी है, यानी कि नो सिंक्रोनी, दैट मीन्स स्टिग्मा एंड pollen मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। अलग अलग टाइम पर वो मैच्योर हो रहे हैं, सेम टाइम पर मैच्योर नहीं हो रहे हैं। अब इसके दो पार्ट्स बन सकते हैं आपका। एक तो हो जाता है इसमें आपका प्रोटोगाइनी, और एक हो जाता है प्रोटेंड्री। प्रोटोगाइनी, प्रोटेंड्री। अब इसमें प्रोटो मीन्स पहले, बिफोर,
और गायनी मीन्स गायनोशियम यानी कि स्टिग्मा, कि स्टिग्मा मैच्योर पहले हो जाए किससे, एंथर से। और यहां पर प्रोटो मीन्स वही सेम बिफोर, और एंड्री मीन्स स्टेमन यानी कि एंड्रोशियम, के स्टेमन पहले मैच्योर हो जाए। अब सिंपल सी बात है, जब मैच्योरिटी का टाइम ही अलग अलग हो गया तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस तो खत्म। इस तरीके से प्लांट्स ने अपने अंदर एडेप्टेशन किए। अब यहां पर एक चीज और जो है, लाइक क्लोज कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, इसके अंदर भी प्लांट ने चेंजेस करे, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। जैसे कि चाइना रोज में मैंने आपको दिखाया था, अभी पिछली वीडियो में हमने लाइव क्लास में इसको पढ़ा था, कि भाई आप देखते हैं तो चाइना रोज में इस तरीके से ये आपकी स्टिग्मा होती है, ये नीचे स्टाइल हो गया, ये इसकी ओवरी हो गई। तो आप देखेंगे तो इसके पॉलन ग्रेन्स जो हैं नीचे होते हैं। फ्लावर को आप ऑब्जर्व करें तो पॉलन ग्रेन की पोजीशन और ये है आपका स्टिग्मा, तो दोनों की पोजीशन में चेंज हो गया। तो यहां पर बाइसेक्सुअल होने के लिए अब यहां पर क्या कॉन्सेप्ट फेल कर लिया इन्होंने, किस में बदलाव करा, क्लोज कॉन्टैक्ट, स्टिग्मा एंड आपका पॉलन आर नॉट इन क्लोज कॉन्टैक्ट। समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से एक और जो हमने बात करी थी कि हमने दो फ्लावर ले लिए और इनके अंदर हमने ये आपका स्टिग्मा को दिखाया, और इसके अंदर हम देख रहे हैं ये आपका हो गया, एक में तो पॉलन ग्रेन इस तरीके से आउटवर्डली डायरेक्टेड हैं और एक में पॉलन ग्रेन इनवर्डली डायरेक्टेड हैं। तो ये है एक्सट्रोज आउटवर्डली डायरेक्टेड, और ये है आपका इंट्रोज इनवर्डली डायरेक्टेड। अब सिंपल सी बात है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बेहतर हैं और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए आपके किसके, कि स्टिग्मा एंड पॉलन आर नॉट इन द क्लोज कॉन्टेक्ट टू ईच अदर। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी अपने अंदर बदलाव कर रहे हैं, और उस बदलाव से वो अपने अंदर एबिलिटी डेवलप कर रहे हैं ताकि वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकें और सेल्फ पॉलिनेशन को गुड बाय कह सकें। अब इसी बेसिस पर देखिए, आपकी बुक में भी ये चीजें दी हुई हैं, लेकिन उन्होंने इसको छुपा रखा है। अब बस यही काम टीचर का है कि उस छुपी हुई वैल्यू को बच्चों तक कैसे पहुंचाए, और वही काम मैं आपके लिए आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। बस आपको उसके ऊपर फॉर्मुलेट करने की जरूरत है। देखिए, इन सम स्पीसीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized, इन्होंने वही चीज दे दी। तो इधर पॉलन जो है वो पहले हो जाए स्टिग्मा के या बाद में हो जाए, नाम नहीं दिए हैं इन्होंने, सारी बात खोल दी है इन्होंने। ठीक है जी, तो ये चीज हम कर चुके हैं। तो इसके ऊपर बड़ा बेहतरीन डायग्राम बेस्ड सीबीक्यू क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए जी, अब नेक्स्ट में ये कह रहे हैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट, अब ये बात ये समझा रहे हैं आपको, मैं देखिए, या तो आपका ये देखिए आप इस तरीके से पोजीशन हो जाए कि स्टिग्मा, और ये हमने बना दिया जी आपका पॉलन। ठीक है जी। अब एक कंडीशन ये हो गई कि आपकी स्टिग्मा बहुत छोटी हो गई और पॉलन बहुत बड़ा हो गया, तो यानी कि उनका डिफरेंट हो गया, डिफरेंट पोजीशंस। एक पोजीशंस का तो अभी मैंने आपको बताया ही कि पोजीशन इंट्रोज बता दिया, चाइना रोज बता दिया। उसी तरीके से एक ये भी हो सकता है, इसको हम कहते हैं हेट्रोस्टाइली। तो इसके अंदर तीसरा बताया ये मैंने आपको, एक चाइना रोज में जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स नीचे स्टिग्मा ऊपर, दोनों की पोजीशन में डिफरेंस आ गया। एक यहां पर लेंथ ऑफ द स्टिग्मा, वो स्टाइल एंड फिलामेंट ऑफ द पॉलन वो डिफरेंट हो गई।
और एक आपका इंट्रोज एक्सट्रोज वाला कर लिया हमने। अब एक और मैं आपको बताता हूं, जैसे ग्लैरियोसा फ्लावर होता है, उसके अंदर ये फ्लावर है, ये आपका स्टिग्मा हो गई। अब इसमें एक हुड बन जाती है फ्लावर के अंदर, एक हुड, एक छाते की तरह बन जाता है। अब जो भी पॉलन ग्रेन्स होंगे वो इस हुड के ऊपर गिरेंगे, स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे ही नहीं, और इसको हम कहते हैं हर्कोगैमी। अब बोर्ड यही चीजें यूज कर रहा है, सीधी यही डायग्राम दे दिया आपने और आपको, और आपसे पूछ लिया कि व्हाट is showing by this flower or why this strategy is adapted by the flower। तो अब आप क्या कहेंगे, that's a cross आपका आउट ब्रीडिंग डिवाइस और एडेप्टेशन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनहांस क्रॉस पॉलिनेशन, और इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन गया जो आपसे पूछा जा सकता है। अब ये जितने भी हमने पढ़े हैं यहाँ पर, ये सारी डिवाइसेस क्या प्रिवेंट कर रही हैं, ऑटोगैमी प्रिवेंट कर रही हैं। तो फिर इसके ऊपर फिर आपसे ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट आपका 3 डिवाइसेस 4 डिवाइसेस दैट प्रिवेंट ऑटोगैमी, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अभी आपसे पिछले वीडियो में, पिछली लाइव क्लास में मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसमें मैंने आपको एप्पल के 2 फ्लावर दिखाए थे कि एक ही प्लांट पर ना तो ऑटोगैमी के लिए होगा ना गिटोनोगैमी के लिए होगा, क्योंकि सेम जीन के लिए ना तो पॉलन ट्यूब ग्रोथ होगी ना जर्मिनेशन होगा। तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक मैकेनिज्म। सो दैट इज द जेनेटिक मैकेनिज्म प्रिवेंट सेल्फ पॉलन। अब सेल्फ पॉलन की परिभाषा समझ लीजिए, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। यानी कि ना तो ऑटोगैमी के लिए ना गिटोनोगैमी के लिए, तो क्योंकि प्लांट तो सेम ही है तो जीन सेम है, सो सेम जीन के बीच में इंटरेक्शन होगा तो 100% ये उसके अंदर पॉलन ट्यूब ग्रोथ, पहले तो जर्मिनेशन और फिर ग्रोथ नहीं होगी। तो इसलिए फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। ठीक है जी, तो ये आपका वो डिवाइस है जो दोनों प्रिवेंट कर रही है, ऑटोगैमी भी प्रिवेंट कर रही है ये, और गिटोनोगैमी भी प्रिवेंट कर रही है ये केवल क्रॉस पॉलिनेशन को पर्टिकुलरली। तो इसलिए ये फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है कि वो डिवाइस एक्सप्लेन करिए जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को ही प्रमोट कर, ओनली क्रॉस पॉलिनेशन के लिए प्रमोशन करती है, ना तो उसके थ्रू आपका दोनों तरीके का बचाव हो रहा है इससे, ऑटोगैमी का भी और आपका गिटोनोगैमी का भी। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट अब ये हमने 2 सेक्शन पढ़े आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के। अब तीसरे सेक्शन की बात करते हैं, दैट इज अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब यहां पर देखिए यूनिसेक्सुअलिटी 2 तरीके से है, एक को हम कहते हैं मोनोसी और एक को कहते हैं हम डायोसी। मोनोसी का मतलब यह है कि आपका एक ही प्लांट के ऊपर सेम प्लांट लेकिन एक डाल पर आपका मेल फ्लावर है और एक डाल पर आपका फीमेल फ्लावर है, या डाल सेम भी हो सकती है, ब्रांच सेम भी हो सकती है, लेकिन फ्लावर्स का जो सेक्स मतलब कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, या तो आपका पिस्टिलेट फ्लावर या कार्पिलेट फ्लावर। तो ये एग्जाम्पल हो गया जैसे कैस्टर और मेज। वहीं पर आपको दे दिया गया जी ये दूसरे में क्या है, डायोसी। यहां पर डिफरेंट प्लांट, मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है। ठीक है जी, तो यहां पर इसमें एग्जाम्पल है आपका पपाया और पपाया इसका एग्जाम्पल हो गया। तो अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन जाता है कि जो डायोसी है
वो दोनों को प्रिवेंट करेगी, गिटोनोगैमी को भी और ऑटोगैमी को भी। तो ये दो आपके पास कंडीशन हो गई। जेनेटिक मैकेनिज्म भी आपका जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो आपका वो भी गिटोनोगैमी और ऑटोगैमी दोनों को प्रिवेंट करेगी। तो ये दो आपके पास है चॉइसेस। और जो केवल ऑटोगैमी को प्रिवेंट करे लेकिन गिटोनोगैमी को प्रिवेंट ना करे वो हो गया आपका मोनोसी। और जो केवल और केवल ऑटोगैमी को ही प्रिवेंट करे, जो हमने अभी देखा था, तो वो एक कैटेगरी आपकी ये हो गई प्रिवेंट ऑटोगैमी। तो ये इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। इस साल तो इसकी पूरे मुझे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है। तो हमें बच्चों इसी तरीके से अप्रोच करनी है। देखो, मैं खाली एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन के साथ जोड़ रहा हूं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर कमिंग एग्जाम। और उनको भी जनरल लेवल पर बात नहीं कर रहे हैं हम, उनको भी हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम लेवल पर, टॉप लेवल पर, आजकल के एग्जाम के पैटर्न के लेवल पर, जिसको हम कह रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसी तरीके से बच्चों तैयारी कीजिए, इसी तरीके से वीजे के साथ जुड़िए, मेंटोर जी के साथ जुड़िए और अपने सब्जेक्ट्स को आसान बनाइए। हम फिर कल जुड़ेंगे लाइव क्लास में, फिर मैं आपको इसके आगे के और पोर्शंस के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड वैल्यू रखते हैं, और इसी तरीके से आपके लिए फिर वो अप्रोच करना आसान हो जाएगा और आसानी से आप बढ़िया 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हमें मैनेज करना है अपने पूरे के पूरे एक चैप्टर के टॉपिक के आउटकम्स निकाल करके भाई उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, किस एक्सट्रीम तक बोर्ड जा सकता है, वो सारे पोजीशंस को हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम जुड़े रहेंगे, बायोलॉजी को आसान बनाते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास टाइम की कमी नहीं है। तो उसमें जितने भी मैं आपके साथ जुड़कर कोशिश करूंगा कि आपके चैप्टर्स को मिनिमम लेवल पर आप तक पहुंचाया जाए और उसकी बेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल का मतलब है मेरा इजीएस्ट, और मैक्सिमम आपका मार्क्स गेनिंग, ताकि आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। तो फिर हम कल फिर जुड़ेंगे और इसी तरीके से और टॉपिक्स को आसान करने की कोशिश करे रहेंगे और वीजे के साथ ऐसे ही बायोलॉजी का डीजे बजाते रहेंगे।